हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। आपसे किसी भी वीडियो के लिए किसी भी पेमेंट की मांग नहीं रखता है। कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि 2 वीडियो दिखाने के बाद तीसरे वीडियो के लिए आपसे बोलें कि आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप जितने भी वीडियो जितनी बार भी देखना चाहें, जब देखना चाहें, 100% फ्री है। और साथ ही आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है कि क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा, आपका पढ़ने का स्टडी मटेरियल जब अच्छा रहता है तो आप अच्छे से चीज़ों को समझते भी हैं और उन्हें एग्ज़ाम में लिखते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है 12वां, लखनवी अंदाज। ये एक कहानी थी कि किस तरीके से जो हमारे लेखक हैं यानी कि यशपाल जी, वो एक रेल के डिब्बे में चढ़ते हैं और लखनऊ के एक नवाब से जा टकराते हैं और किस तरीके से वे अपनी नवाबी को व्यक्त करते हैं। तो इस पार्ट को हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं। हमने साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी किए हुए हैं और उसके साथ हमने 1 शॉट भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे एग्जाम्स या टेस्ट में ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो भाई उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम यही इस पूरे चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 2 तरीके के रहते हैं। एक आपका रहता है गद्यांश आधारित और दूसरा होता है आपका पाठ आधारित। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले करेंगे वो है गद्यांश आधारित और पाठ आधारित, दोनों ही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको फटाफट। क्या दिया है? गाड़ी छूट रही थी। 2nd क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन नहीं था मतलब वहां पर कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ यानी असामान्य या मामूली वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। तो कहने का तात्पर्य है हमारे जो लेखक हैं यशपाल जी, ये कहानी की सोच करना चाहते थे, इसलिए एकांत इनको चाहिए था। तो इन्होंने सोचा कि 2nd क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई होगा नहीं। तो ये चढ़ गए, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक सफ़ेद पोश नवाबी बैठे हुए थे, नवाब। तो अब ये दोनों एक दूसरे को हिचक गए भाई, क्योंकि नवाब साहब भी सोच रहे थे कि हम यहाँ अकेले रह के बैठ के चुपचाप अपने खीरे का आनंद लेंगे या हम कहानी सोचेंगे। यहाँ लेखक भी ये सोच के आए थे कि हम यहाँ कहानी सोचेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देख के हिचकते हैं। अब लेखक सोचे कि भाई नवाब साहब है तो 2nd क्लास के डिब्बे में क्या कर रहे हैं, इन्हें तो भाई फर्स्ट क्लास के डिब्बे में होना चाहिए था। तो उन्होंने भी ये सोचा, हमारे लेखक ने, कि हो सकता है जो ये हमारे नवाब साहब हैं ये या तो ये भी किसी कहानी की फिराक में आए होंगे या खीरे जैसी मामूली वस्तु जो है एक नवाब खाए, इस बात के संकोच को छिपाने के लिए वो 2nd क्लास में आकर बैठ गए। अगर 1st क्लास में जाते तो कोई वहाँ उन्हें खीरा खाते देख ले तो कहते अरे अरे नवाब हैं तो ये यहाँ आके क्यों बैठे हैं, इसलिए वो 2nd क्लास का डिब्बे का टिकट लेकर बैठे होंगे। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। क्या है? साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया? क्या कारण था? डिब्बे में लेखक को सहसा आ जाने के कारण, अत्यधिक शोर होने के कारण, स्टेशन पर खीरे वाले को देखकर, समय पर गाड़ी ना चलने के कारण। तो नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों पड़ा था? क्योंकि डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने से उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था? 1st क्लास, अपर क्लास, 3rd क्लास या 2nd क्लास? तो लेखक कौन सी क्लास में कर रहे थे? 2nd क्लास के डिब्बे में। डिब्बे के बारे में लेखक का यह अनुमान था कि जो लेखक का अनुमान था वो क्या था डिब्बे के बारे में? डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बा भरा हुआ होगा, डिब्बे में सीट नहीं मिल पाएगी, डिब्बे में मधुर स्वभाव वाले मुसाफिरों का साथ मिलेगा। तो क्या सोचा था उन्होंने कि डिब्बा जो है वो निर्जन होगा। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? 2 ताजे खीरे, इलाहाबादी नवाब, अपदार्थ वस्तु या सफेद पोश सज्जन? तो उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने देखा था सफेद पोश सज्जन को।
लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया? जब लेखक अचानक पहुंचे तो जो सफेद पोश सज्जन थे उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया? प्रसन्नता, भावुकता, असंतोष या क्रोध? तो उनको दिखाई क्या दिया था? वो था असंतोष। अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ में चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो किस तरीके से जो है दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और अपने अपने बर्थ में चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है ना, हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं तो आपको पता है कि ये चैप्टर है, ये लेखक है, लेकिन एग्जाम में जब आपके सामने गद्यांश आता है तो आपको नहीं पता होता कि किसका है। तो इसलिए गद्यांश कोई भी आप चैप्टर पढ़ो या काव्य हो, कुछ भी, हमेशा आप ये देखो कि ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर या पोएट कौन है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये कौन है? बाल गोविंद भगत, रामरक्ष बेनीपुरी, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, लखनवी अंदाज यशपाल, मानवीय करुणा की दिव्य चयन सर्वेश्वर दया सक्सेना। तो सही हमारा क्या है? लखनवी अंदाज यशपाल, यानी कि पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और लेखक है यशपाल। डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था? स्वयं लेखक, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, लेखक के मित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन। लेखक के अचानक डिब्बे में आने से सफेद पोश सज्जन की क्या दशा हुई? उनका क्या दशा हुई थी? एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष, खुशी की लहर दौड़ गई, चिंता में स्थिति बन गई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा? एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष। गद्यांश के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है? किसको अपदार्थ वस्तु कहा गया था? खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको बोला गया था? खीरे को अपदार्थ वस्तु बोला गया था। किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के, लेखक के, डिब्बे के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके रखे थे? वो थे नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन के सामने रखे थे खीरे। अब आते हैं हमारा तीसरा गद्यांश। अब देखिए गद्यांश हमेशा, जब भी आपके सामने गद्यांश हो, पठित हो, अपठित हो, हमेशा उसे एक बार में पढ़कर खत्म करिए। सिंपल एक रूल है। क्यों? क्योंकि आप उसको जितनी बार पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी आप कोई भी गद्यांश लें, एक बार में एकदम एकाग्रचित होकर पढ़ें, ये ध्यान रखना है। तो क्या है तीसरा गद्यांश? नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो वो क्या कर रहे थे? वो फाकों को ले रहे थे, उसको सूंघ रहे थे, मुंह में जो पानी आ रहा था उसे अंदर कर रहे थे और उसे खीरे को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दे रहे थे, उसको खा नहीं रहे थे वो। अब इस गद्यांश पर हमारा प्रश्न क्या है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। भाई उन्होंने ऑफर किया था नवाब साहब ने कि लीजिए नोश फरमाइए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मना करने का क्या कारण उन्होंने बताया था? खीरा पसंद नहीं है, इस समय इनकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मेरा मेदा भी जरा कमजोर है,
खा और गा सही है। तो उन्होंने 2 रीजन बताए थे। पहला बताया था इस समय इनकी खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है, और दूसरा मेरा मैदा भी जरा कमजोर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका घा, जहां पर आपका खा और गा दोनों सही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा? खीरे की फाकों को वो किस प्रकार देख रहे थे? सतृष्णा आंखों से, वितृष्णा आंखों से, तृष्णाता से, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे वो देख रहे थे? सतृष्णा आंखों से। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का स्वाद किस प्रकार लिया? उन्होंने भाई खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया था? देखकर, खाकर, सूंघकर, या ये सभी करके? तो उन्होंने रसास्वादन कैसे किया था? उन्होंने सिर्फ सूंघ कर किया था। अब आते हैं, नमक मिर्च छिड़क दिए गए एक खीरे की फाकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? जब नवाब साहब ने खीरे की फाकों पे नमक मिर्च छिड़क दिया तो लेखक क्या महसूस कर रहे थे? लेखक उन्हें फेंकने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे, लेखक उन्हें सूंघने को लालायित हो रहे थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो रहा था? लेखक उन्हें खाने के लिए लालायित हो रहे थे। नवाब साहब ने ना चाहते हुए भी खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अब नवाब साहब, भाई खीरा किसी इंसान ने लिया है तो जाहिर सी बात है वो खाएगा, तो नवाब साहब ने भी इसीलिए लिया होगा, लेकिन अब उसे वो खाए नहीं बल्कि उठा के उसको फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी? वे पहले से खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, इसलिए वे पहले खीरा खाने को हाँ कर चुके थे, वे पहले ही खीरा फेंकने को तैयार हो चुके थे, या उनमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ कारण क्या था कि वे पहले से ही, वे मतलब यहाँ पर वे से तात्पर्य है हमारे लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया था, इसलिए नवाब साहब उन खीरों को फेंकने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी नवाबी शान को धक्का लग रहा था कि भाई हमारे सामने बैठा तुच्छ व्यक्ति जो है वो खीरे को खाने से मना कर रहा और हम नवाब होते हुए खीरे को खा लें। ये जो एक ईगो उनका हर्ट हो रहा था, इस वजह से उन्होंने खीरे को फेंक दिया था। अब आते हैं हम अपने चौथे आपके गद्यांश पे। क्या है भाई? खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदिए होंगे। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो अब नवाब साहब होते हुए वो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे नवाब साहब, तो अब ये था कि भाई कोई भी उन्हें और ना देखे, लेकिन भाई हमारे लेखक पहुंच गए। अब उन्होंने सेकंड क्लास में जो है टाइम गुजारने के लिए खीरे भी काटे थे, इसीलिए जब लेखक आए तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया उनको। कोई मतलब होता है ना, कोई आता है तो हम स्माइल करते हैं, हेलो करते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो मगर हमारे लेखक है वो उनको कनखियों से यानी कि तिरछी निगाहों से उनको देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की ये हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। तो क्यों उन्होंने किया कि भाई हम बहुत शराफत है, इस चीज को उन्होंने करने के लिए लेखक से बात करने की कोशिश करी थी। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? लेखक खाली बैठे क्या अनुमान करने लगे थे? वे अपनी कहानी के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब के कपड़ों के बारे में सोच रहे थे, वे सोच रहे थे कि नवाबी चली गई परंतु आदतें नहीं गईं। तो वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में, कि आखिर क्यों मेरे आने पे उनको इतनी असुविधा और संकोच हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था नवाब साहब ने टिकट? उन्हें लगा होगा कि आज सेकंड क्लास में सफर करके देखा जाए। उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले सके। उन्होंने किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, वो फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिल पाया होगा। तो सही ऑप्शन क्या था? उन्होंने किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। नेक्स्ट है, लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? लेखक कैसे देख रहे थे? कनखियों से, गौर से, टेढ़ी नजर से या आश्चर्य से? तो वो देख रहे थे कनखियों से। लेखक ने यहाँ धन्यवाद के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया? कि भाई जब उन्होंने बोला कि लीजिए खीरा नोश फरमाइए, तो उन्होंने क्या मना किया था कि हम शुक्रिया हमें नहीं चाहिए। तो किबला, आदाब अर्ज है, शराफत या शुक्रिया? तो उन्होंने धन्यवाद की जगह शुक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया था। लेखक ने मामूली लोगों की हरकत किसे कहा? किस बात को वो उन्होंने बोला है कि मामूली लोगों की हरकत है वो? सेकेंड क्लास में सफर करने को, इस प्रकार खीरा खाने को, खिड़की से बाहर झांकने को, नवाबी रौब दिखाने को? तो क्या था? वो था इस प्रकार खीरा खाने को। खीरा एक बहुत ही मामूली सी चीज थी, अब उसे कौन खा रहा था? एक नवाब। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत ही मामूली सी बात है कि जो मामूली लोग करते हैं खीरा खाने का, नवाब कहीं खीरा खाते हैं, तो इसी हरकत को उन्होंने मामूली सा बोला था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश यानी कि नंबर 5 पे। क्या है? हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि खीरा जो है अच्छा तो होता है लेकिन वो मैदे पर जो है क्या करता है? थोड़ा भार डालता है, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा किया। क्या है इस पे प्रश्न? नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया? क्या चीज उन्होंने बोली है उस पूरी प्रक्रिया को? तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी? तो उन्होंने इस तरीके को बोला है एब्स्ट्रैक्ट। नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? पेट भरना, मन भरना, स्वाद लेना या ये सभी? तो डकार लेना क्या दिखाता है? कि उनका पेट भर गया, सिर्फ उन्होंने सूंघ कर ही अपना पेट भर लिया है। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा था? खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता, मैदे पर बोझ डालता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों चीजें इन्होंने बोली थी कि खीरा लजीज भी होता है, सुपाच्य नहीं होता है और मैदे पर बोझ डालता है। ये तीनों चीजें उन्होंने बोली थी। गद्यांश के आधार पर बताइए कि पेट भरे होने के कारण नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? कि जब उन्होंने भाई पूरी तरीके से सूंघ के रसास्वादन कर लिया, अब उसके बाद जो है वो आराम से लेट गए, अब उनका पेट भर गया, इस बात का उन्होंने कैसे इजहार किया? डकार लेना, लजीज कहना, नामुराद कहना या एब्स्ट्रैक्ट कहना? तो क्या शब्द सुनाई दिया था? वो था डकार का। डकार लेने से क्या होता है? हम भी जब खाना खाते हैं तो डकार मतलब बर्प, तो जब हम लेते हैं तो ये हमको ये समझ में आता है कि हमारा पेट भर गया, या दूसरा भी ये चीज सोच लेता है कि इनका पेट भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 25 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पेट भरने के लिए, लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल किया गया है लेखक के लिए। लेखक बोल रहे हैं कि हम सोच रहे थे, यानी कि वो खुद सोच रहे थे। तो इस तरीके से ये हमारा 5वां गद्यांश भी यहाँ समाप्त हो गया। अब जो आएगा वो है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ये संपूर्ण पाठ पे, अभी तो हम गद्यांश दे रहे थे, उस पर आधारित प्रश्न पूछ रहे थे, अब संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आएंगे। क्या है? नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था?
क्या कारण था? उन्होंने सारे खीरे उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने फेंका था किस लिए? अपनी अमीरी दिखाने के लिए कि भाई हम इतने अमीर हैं, इतनी मामूली सी चीज़ क्यों खाएंगे। अब नवाब थे, लेखक ने खाने से मना कर दिया था, तो इन सभी कारणों से उन्होंने उठा के फेंक दिया कि भाई हम बहुत अमीर हैं, ये मामूली सी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे थे? दूरी के विषय में, नवीन कहानी के विषय में, रेलवे कर्मचारियों के विषय में, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। तो वो किस में विचार कर रहे थे? वो विचार कर रहे थे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे? मूली, खीरा, गाजर या पानी? तो वो क्या लेकर चढ़े थे? खीरा लेकर चढ़े थे। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? उन्होंने भाई खीरा छीला, धोया, छीला, काटा, नमक मिर्च, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? खिड़की से बाहर फेंक दिए, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिए, सारे स्वयं खा लिए या लेखक को दे दिए? तो उन्होंने क्या किया था कि सबको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुतः किस पर व्यंग किया है? किस पे वो व्यंग कर रहे हैं? पतनशाली सामंती वर्ग पर, लेखकों पर, गरीबों पे, या खीरा बेचने वालों पे? तो इन्होंने जो व्यंग किया है वो है पतनशाली सामंती वर्ग। अब ये क्या होता है? सबसे पहले सामंती शब्द समझिए, वो लोग जो पहले लोगों पर शासन किया गया, सामंत होते थे भाई, सरकार द्वारा उनको उस एरिया का इंचार्ज दिया जाता था, वहाँ की सारी चीज़ों को देखने का कार्य होता था, तो वो सामंत होते थे। तो इनमें ये नवाब हैं, जमींदार हैं, ये सभी आते थे। तो ये सामंती वर्ग के मतलब जो दूसरे लोगों को कमांड में लेते थे, उनके ऊपर शासन करते थे, तो वो सामंती वर्ग होता है। अब पतनशाली क्यों कहा गया? क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ही इनका पतन शुरू हो चुका, मतलब जाने से पहले ही आप एक तरीके से बोलोगे कि पतन शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर पतनशाली सामंती वर्ग किसको बोला गया है? नवाबों और जमींदारों के लिए। तो उन पर ये पाठ पूरी तरीके से व्यंग करता है। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? क्या उन्होंने बताया कि भाई हम खीरा नहीं खाएंगे? अखाद्य वस्तु है, कमजोर मैदा है, पेट का भरा होना, अजनबियों से कुछ ना लेना। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कमजोर मैदा है उनका। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? क्या बात उन्होंने ऐसा किया कि लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था क्या? भाव परिवर्तन करना। भाई पहले तो जब हमारे लेखक आए तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने मतलब कोई भी मतलब एक होता है ना, हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है अनजान ही सही, हम स्माइल पास करते हैं, हेलो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब लेखक बैठ गए, थोड़ी देर तक भाई दोनों खिड़की के बाहर, नवाब साहब खिड़की के बाहर देखते रहे और लेखक उन्हें कनखियों से देखते रहे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, आदाब अर्ज करते हैं। तो एकदम आप पहले किसी को तवज्जो नहीं दो और बाद में आप उसको जो है आप उससे मिक्सअप होने की कोशिश करो, तो वो भाव परिवर्तन हमारे लेखक को अच्छा नहीं लगा था। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्या कारण था उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था? अमीरी प्रदर्शन के लिए, नई कहानी की विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए, पैसों की कमी के कारण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेखक ने टिकट क्यों लिया था? नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, क्योंकि हमारे लेखक एकांत चाहते थे और नई कहानी सोचना चाहते थे। तो इसी विचार से वो सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट खरीद के उसमें चढ़ गए थे। खाली बैठे कल्पना करने की आदत किसकी थी? लेखक की, खीरे वाले की, नवाब साहब की, या पाठक की? पाठक मतलब हम पढ़ने वाले। तो खाली बैठकर चर करने की किसकी आदत थी? वो थी लेखक की। लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए? उनके ज्ञान चक्षु, यानी कि चक्षु मतलब नेत्र होते हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज, मतलब ज्ञान के जो आंखें होती हैं वो किस प्रकार खुली थी? ट्रेन के मुसाफिरों की भीड़ देखकर, नवाब साहब के खीरा खाने की तैयारी देखकर, नवाब साहब का व्यवहार देखकर, गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेता देखकर। तो क्या हुआ था? वो था गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेते। भाई किसी चीज की महक को लेकर हम जो है हमारा पेट भर जाए, तो उस चीज से इनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे, अर्थात उन्हें अपनी नई कहानी का प्लॉट मिल गया था।
मुफलिस का अर्थ का क्या अर्थ होता है? नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो मुफसिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का भाग, यानी कि जो हमारा मेन शहर है उसके आसपास के भाग को बोलते हैं। लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अब अभी क्या था, लेखक ने क्यों खरीदा वो हमने बता दिया, वो नई कहानी सोचना चाहते थे। अब लेखक के हिसाब से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्या था? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफायत के कारण, का और खा दोनों सत्य हैं या कोई भी कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सही है वो है का और खा, यानी कि वो अकेले में यात्रा का आनंद लेना चाहते थे और पैसों की किफायत के कारण, ये दोनों ही बातें सही हैं। खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब साहब खीरे को लेकर इतना संकोच क्यों कर रहे थे? नवाबकार को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सभी कथन, वो खाने में संकोच इन तीनों ही कारणों से कर रहे थे। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? अब उन्होंने पूरा उठाया, काटा, सब कुछ किया, उसके बाद सूंघा, सूंघने के बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब फेंकने के बाद उन्होंने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे दूसरे डिब्बे में जाके बैठ गए। तो क्या हुआ था? वो थक कर सो गए थे, मतलब जो खीरे को काटने और सब करने में उनको बहुत थकान हो गई थी, इसलिए वो उसको फेंक के और चुपचाप सो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? भाई खीरे के स्वाद से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए, थक कर सो गए। अब ये होने के बाद लेखक पे क्या असर पड़ा था? लेखक के साथ क्या हुआ था? लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया, लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई। का और खा दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि का और खा। तो यहाँ पर हम घा पे निशान लगाएंगे जहाँ का और खा कथन सत्य है। लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? क्या कारण था कि उन्होंने लेखक से नवाब साहब से आंखें चुराई, उनसे बात नहीं करी? शर्म के कारण। लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, इस कारण से अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, या उपर्युक्त सभी। तो क्या कारण था? वो कारण था अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, क्योंकि जब लेखक आए थे डिब्बे के अंदर तो उन्होंने ज्यादा बात करने का जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी कि अरुचि थी, इसलिए तो हमारे लेखक ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवादन कब होना चाहिए? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय या कभी कभी? तो कब होना चाहिए? मिलने पर। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं तो हमें अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, दुआ, ये सब हम लोग करते हैं ना, तो वो करना चाहिए। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? किसके बारे में बताया गया था कि लखनऊ स्टेशन पे वे खीरे के इस्तेमाल के तरीके को जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले या इनमें से कोई नहीं? तो ये था हमारे खीरा बेचने वाले। लखनऊ स्टेशन पे जितने भी खीरा बेचने वाले हैं वो उसके इस्तेमाल को अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारे लेखक हैं यशपाल जी, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 1903 में हिमाचल के शिमला जिले में, 1903 में कश्मीर के जम्मू जिले में, 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में, 1913 में पंजाब के होशियारपुर जिले में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में यशपाल जी का जन्म हुआ था। बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त करी? किसने? यानी कि हमारे लेखक यशपाल जी ने बीए की कहाँ से प्राप्त करी थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वाराणसी विश्वविद्यालय से, लाहौर के नेशनल कॉलेज से, आगरा विश्वविद्यालय से। तो सही ऑप्शन है ये हमारा लाहौर के नेशनल कॉलेज से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? जंजीरें और दीवार, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दादा कॉमरेड। जो नहीं है वो है आपकी जंजीरें और दीवारें।
वार्तालाप की शुरुआत किसने की, यानी कि जब डिब्बे में हमारे लेखक और नवाब साहब थे तो बात करने की शुरुआत किसने करी थी? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, या इनमें से कोई नहीं? तो शुरुआत करी थी नवाब साहब ने। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यहाँ निर्जन से आप क्या समझते हैं? निर्जन शब्द का क्या मतलब होता है? गरीब, खाली, भरा, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्जन शब्द का तात्पर्य होता है खाली, यानी कि उन्होंने सोचा था कि सेकंड क्लास का डिब्बा खाली मिलेगा, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत वहां पर सफेद पोश सज्जन यानी कि नवाब साहब बैठे हुए थे। उदर का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर उदर शब्द क्या चीज होता है? मन, पेट, हृदय। तो यहाँ पर उदर का तात्पर्य होता है हमारा पेट से। लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? अब लेखक हमारे जो थे, जब उन्होंने नवाब साहब के हाव भाव देखे तो क्या सोचा था? लेखक ने सोचा कि शायद ये दुखी हैं। लेखक ने सोचा कि शायद ये किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। लेखक ने सोचा कि वे यहाँ से उठ जाएंगे। लेखक ने सोचा कि वे किसी इंतजार में हैं। तो लेखक ने हमारे क्या सोचा था कि वे भी शायद किसी कहानी की सोच में यहाँ आकर बैठे हैं। ये चीज लेखक, क्योंकि जिस तरीके से लेखक वहां पर एक नई कहानी सोचने के लिए आया था, तो वही चीज उन्होंने सोचा शायद ये भी जो है यहाँ पर नई कहानी की सोच में आए होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, बहुत इजी है। आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। जब आप चैप्टर और कवि परिचय अच्छे से पढ़ लेंगे तो एमसीक्यूज में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जैसे कि हमने आपको कराया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, वन शॉट रिवीजन है, आपके साथ एमसीक्यूज हैं, टेस्ट पेपर है, ये सब आपको मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश देखेंगे। बस आपको करना क्या है, इसको क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी क्लासेस आ जाएंगी। अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 10th। तो जैसे ही आप 10th सेलेक्ट करेंगे, 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब ये हम कहाँ पढ़ रहे थे? क्षितिज बुक से पढ़ रहे थे। तो ये रही हमारी क्षितिज बुक, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होगा? क्षितिज में जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपके सामने होंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे क्लिक करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे निकाल के। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, चैप्टर को समझिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स देखिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।